अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस पर काबू पाने और मरीजों के इलाज के हवाले से एक अच्छी खबर आज जर्मनी से आई है। नाज़रीन, जर्मनी ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करके उसके इंसानों पर तजुर्बे की इजाजत दे दी है। इब्तदाई तौर पर 18 से 55 साल के 200 अफराद पर इस वैक्सीन का तजुर्बा किया जाएगा। अगर कामयाबी मिल गई तो यह वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित हो जाएगी। नाज़रीन, पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ सफा आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर की तादाद हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि इसमें तेजी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ और 100वां केस 16 मार्च को सामने आया, यानी 1 से 100 तक पहुंचने में 19 दिन लगे, लेकिन 100 से 1000 तक पहुंचने में 9 दिन लगे। कोरोना की इस तेजी को ब्रेक नहीं लगी और इसके बाद सिर्फ 27 दिनों में यह तादाद 1000 से 10,000 तक जा पहुंची है। इस बीमारी से जाँ बहक होने वालों की तादाद में भी इसी रफ्तार से इजाफा हो रहा है। 5 अप्रैल तक जाँ बहक अफराद की तादाद 50 थी, तो आज ये तादाद 209 तक पहुंच चुकी है, यानी पिछले सिर्फ 15 दिन में 150 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। एक तरफ यह इदारो शुमार परेशान कुन है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में इंतहाई नरमी की जा रही है। मेरे इस सारी सूरत हाल पर 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी आने के बाद जिंदगी को नॉर्मल करने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है? सवाल नंबर 2, हुकूमत के अपने अंदाजों के मुताबिक 25 अप्रैल तक कोरोना मरीजों की तादाद 50,000 तक पहुंचने का खदशा था, लेकिन अब यह तादाद 15,000 तक हो सकती है। तो क्या यह मेरे कप्तान की वबा से लड़ने की कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है? सवाल नंबर 3, टेस्टों की तादाद बढ़ने के बावजूद अंदाजों से कम मरीजों का आना और अमवात की शरह भी कंट्रोल में रहना, क्या इन इक़दामात पर हुकूमत क्रेडिट की मुस्तहिक नहीं है? सवाल नंबर 4, सिर्फ पिछले 4 दिनों में 2000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। वबा में इतनी शिद्दत क्या हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी की वजह से तो नहीं आ गई? सवाल नंबर 5, हुकूमत पिछले 2 माह से इस वबा से लड़ने में मसरूफ है। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब मुआशी सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं, तो क्या हुकूमतों का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है? सवाल नंबर 6, हुकूमत ने उलमा से मुशावरत के बाद मसाजिद और नमाज और तरावी की इजाजत दे दी है। क्या हुकूमत उलमा के साथ तयशुदा SOPs पर मुकम्मल अमल करवा सकेगी? सवाल नंबर 7, रमजान मुबारक शुरू होने वाला है। इस माह में लोगों का आपस में मिलना जुलना ज्यादा होता है, मार्केट में आना जाना भी बढ़ जाएगा। क्या लॉकडाउन में ज्यादा नरमी हमें वापस मुश्किलात की तरफ तो नहीं ले जाएगी? सवाल नंबर 8, लॉकडाउन में नरमी पर सिंध हुकूमत की तरफ से अब भी तहफ्फुज़ात सामने आ रहे हैं। विफाक और सिंध के दरमियान जारी लड़ाई के नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? सवाल नंबर 9, हुकूमत की तरफ से की गई नरमी के बाद लोगों में एहतियात और हिफाजती इकदामात में भी नरमी देखने में आ रही है। अवाम के हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाने के लिए क्या सिर्फ अपील ही काफी है? सवाल नंबर 10, पाकिस्तान की मईशत पहले ही कमजोर थी, कोरोना वायरस ने इसकी कमर तोड़कर रख दी है। टैक्स टारगेट भी पूरा नहीं होगा, ग्रोथ मनफी हो रही है, बरामदात को भी ठीक ठाक झटका लगा है। क्या मेरे कप्तान और उनकी टीम मईशत को वापस ट्रैक पर ले आएंगे? सवाल नंबर 11, एक हफ्ते की खामोशी के बाद कराची के ताजिरों ने यकम रमजान को दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। क्या हुकूमत की इजाजत के बगैर जबरदस्ती दुकानें खोलने का इक़दाम दुरुस्त है? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा मैं कुछ माजी के हवाले से आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सिंध हुकूमत के दरमियान 2 वाज़ेह किस्म के अब रस्ते नजर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन, ये एक नई इजाद है, लफ्ज़ है, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ पे लॉकडाउन कर दें, सब कुछ बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मुआशी तौर पर इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सिंध हुकूमत ये समझती है कि नहीं, लॉकडाउन सख्त होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी लोगों को घरों में बंद रख सकें, उनको वहाँ पे महदूद कर सकें, तो हमारी इस सिलसिले में बचत होगी। मैं ज़रा माजी की कुछ चीज़ें पहले आपको सुनाता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले में क्या क्या कुछ कह चुके हैं लॉकडाउन के हवाले से, ज़रा पहले सुनिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले हम गवर्नर इमरान इस्माइल साहब इस सिलसिले में क्या कह चुके हैं लॉकडाउन के हवाले से, जरा पहले वो सुनिएगा। पूरा पाकिस्तान इस बात पर कायल है कि जो वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, वो बेहतर ऑप्शन था बनिस्बत
कंप्लीट लॉकडाउन के। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस वक्त भरपूर राब्ते में है सिंध हुकूमत के साथ और कोशिश है कि उनकी मशावरत के साथ इस लॉकडाउन को नरम किया जाए। हम एक आज़ाद गांव में, मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने देखा कि हमारी पुलिस डंडों से मार रही है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे कई शहरों के अंदर। आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। आज़ाद माशरे में हम लोगों को साथ मिलाते हैं और आज़ाद माशरे में लोग अपनी आज़ादी, अपनी आज़ाद सोच से फिर फैसला करते हैं कि मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं है। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुन ली। अब आपको इससे अंदाजा हो चुका होगा कि वफाकी हुकूमत और गवर्नर सिंध अपनी क्या पोजीशंस लिए बैठे हैं कि वो ये समझते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सा इसको रिलैक्स करना चाहिए और लोगों को आज़ाद रहने देना चाहिए। डॉक्टर्स ने आज कराची के अंदर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना वायरस, क्योंकि जाहिर बात है सारे मामले में डॉक्टर्स की जो से है, जो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में सियासतदानों से ज़्यादा या किसी एडमिनिस्ट्रेटर से ज़्यादा उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने लॉकडाउन के हवाले से क्या कहा है आज, अब वो सुनिएगा। पिछले 5 दिन में यानी 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 6,772 मरीजों से हम बढ़कर 9,464 पे चले गए, तकरीबन 30% से ज़्यादा बढ़ा है। अगर लॉकडाउन ना किया होता जो कि हुआ है तो आज हालात ये ना होते जो हमारे पास आज हैं। हमारा ये ख्याल है सबका कि जिस तरह हालात चल रहे हैं हमें ये बहुत मुश्किल होगी। वी विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन द कमिंग डेज। जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility। बहुत एहतराम के साथ उलमाए इकराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वजीर आला सिंध के साथ आया था। सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। ये नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उज़मा साहबा के पास जाऊँगा। उज़मा साहबा, डॉक्टर्स की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जनाब लॉकडाउन जब तक था फिगर्स नीचे थे, लॉकडाउन में आप लोगों ने नरमी करना शुरू किया और सबकी बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, जहां जहां लॉकडाउन में नरमी होना शुरू हुई ये फिगर्स राइज होना शुरू हो गए और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई के वस्त तक, मई के मिड तक ये तादाद 40-50 हज़ार पेशेंट्स तक भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने मुझे इनवाइट किया। मंसूर, ये जो कोरोना वायरस की जो एक सिचुएशन है ये बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसमें ये नहीं कि कोई हफ्ते के बाद कोई रिव्यू होता है, ये डेली बेसिस पे इसकी कमांड एंड ऑपरेशन नेशनल सेंटर जो है उसमें डेली बेसिस पे इसकी डाटा की भी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके जो भी इसके डिविजन्स हैं जहाँ जहाँ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुँचानी है, जो भी यानी कि तमाम जो कोऑर्डिनेशन है पूरे मुल्क में वो मिनट टू मिनट हो रही है। अब अगर देखें जो ट्रैजेक्टरी थी वो प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि हमारी 25 अप्रैल तक ये हम लोगों की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी 50,000, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे फिगर्स अभी 10,000 टच किए हैं। और अगर आप देखे जाएं जो मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में दुनिया में 6.7 है, हमारा 1.9 है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर और तमाम सूबे, क्योंकि जो लास्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो असद उमर डेली बेसिस पे ले भी रहे हैं, उसमें 98% जो था वो कंसेंसस के साथ फैसले किए गए थे। मुराद अली शाह ने 2-3 प्रपोजल्स या सजेशंस दी थी, जिसमें एक ये था कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स या डोमेस्टिक फ्लाइट्स अभी 2 हफ्ते और रोकें, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया था। फिर सूबों पे छोड़ा था कि आपने जिस तरह नाई है, दर्जी है और इस टाइप की दुकानें हैं, अगर आपने इनको SOPs के साथ
एक ये बात जहन में रखें मंसूर, कि कोई चीज भी अगर किसी भी कारोबार या किसी भी इंडस्ट्री को जरा भी गुंजाइश दी जा रही है तो बड़े स्ट्रिक्ट एसओपीज के साथ दी जा रही है। फॉलो नहीं हो रहे ना उसमें साहबा। नहीं अभी तो देखें कि वो फॉलो नहीं हो रहे। नहीं अभी ये देखें, अभी अगर आपकी एक्सपोर्ट के लिए दिए गए हैं तो वो जो एक्सपोर्टर है ये उसकी जिम्मेदारी होगी, अगर आपकी इंडस्ट्री को दिए गए हैं तो जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है। जब ये कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी होगी, आप क्या कर लेंगे उसके बाद? अच्छा वो एसओपी नहीं फॉलो करता तो उसके बाद सुन ले मेरी बात, एक इंडस्ट्री के अंदर मिसाल एक फैक्ट्री है, एक दुकान है, वो खोलता है, उसके बाद वहां पे उसके खोलने की वजह से वहां पे 10 लोग थे, 10 लोगों को वहां पे कोरोना हो गया, अब इसके बाद आप क्या कर लेंगे? वो तो हो गया जो होना था। देखें ये तो मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि इसमें तमाम सूबों में ऑर्डिनेंस पास हो चुके हैं जिसमें अगर गवर्नमेंट की एडवाइजरी नहीं फॉलो की जा रही है तो फिर उसमें क्रैकडाउन होगा, सील कर दिया जाएगा। अभी भी जहाँ पे कोरोना के केसेस आते हैं वो पूरा इलाका जो है वो सील कर दिया जाता है। अच्छा। और उसको रेड जोन में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये मॉनिटरिंग आपकी डे टू डे, मिनट टू मिनट हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह उलमा के साथ पूरी अभी एक सिर्फ मैं सवाल, मुझे इसका जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। क्या पाकिस्तान में आप अपनी पीक तक पहुंच गए या अभी पहुंचना है? जो हम एक्सपेक्टेड फिगर्स थे हमारे, उससे हम अभी अल्लाह का शुक्र है पीछे हैं। लेकिन ये तादाद बढ़ेगी, लेकिन ये बढ़ सकती है। नहीं बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ये बिल्कुल बढ़ सकती है। तो जब बढ़ेगी तो फिर उससे पहले आपने नरमी किस तरह कर दी? तो देखें अब नरमी तो नहीं हुई है बल्कि सख्ती ज्यादा हो गई है। कंडीशनल, हर चीज में कंडीशनल। अच्छा। अगर आपने कोई चीज अगर करनी है, अगर मजदूरों को अगर आपने लगाना है काम पे तो उनके लिए एक एसओपीज है, वो आपको फॉलो करने हैं। अगर उलमा चाहते हैं कि मसाजिद में अगर नमाज, तो उसमें 20 पॉइंट के एसओपीज हैं। साहबा ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने कहा कि जी एसओपीज हमारे मौजूद हैं और जिम्मेदार हम डेजिग्नेट कर देंगे, पता लग जाएगा कि कौन जिम्मेदार है इसका, और बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन होगा। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है वो लचक दिखा दी है, तो उसमें मईशत को भी तो चलाना है ना, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखिए मंसूर, ये है इसको कंट्रोल करना और इसको हालातों को कंट्रोल करना और इस वबा को फैलने से रोकना सबसे बड़े जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी ना उस इंडस्ट्री के ऊपर कर सकते हैं, ना हम किसी को उलवा कर अगर ये फैल गया तो इंडस्ट्री में फैला, आपने पत्ती होगी और आप जो पलूशा साहब मुझे आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही। पलूशा साहब आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही, अगर या तो आप इस फोन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए ताकि हम आपको सही तरह सुन सकें। वी कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मैं जी इस वबा और इस वबा को फैलने से रोकना, और अगर है कि वबा पकड़ेंगे, इंडस्ट्रीज को अंदर करेंगे। मैं पलूशा साहब आई स्टिल कांट हियर यू, लेट मी टेक अ ब्रेक ओवर हियर। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इसको जरा टेक्निकली इस चीज को नाज़रीन जरा ठीक कर लें, उसके बाद मैं मौका देता हूं पलूशा साहब को कि वो क्या कहना चाह रही है। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 से बढ़ चुकी है और ये तादाद अब तेजी से बढ़ना शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत का इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ है वो ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे लॉकडाउन किया जाना चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत जो है इस सिलसिले में कुछ मुख्तलिफ राय रखती है। पलूशा खान साहबा से हम बात कर रहे थे लेकिन टेक्निकल वजूहात की वजह से मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। पलूशा साहबा ओवर टू यू। जी देखिए मंसूर, मैं ये कह रही थी कि ये जो भी हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, अगर इसके नतीजे में इसी तरह हुआ जिसका खदशा है और ये फैली वबा, तो मुझे बताइए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या उलमाए कराम को पकड़ लेंगे? क्या हम इंडस्ट्रियलिस्ट को अरेस्ट करेंगे? कोई कानून शिकनी तो है नहीं कि उन्होंने कानून तोड़ा है और उसके नतीजे में जो है आप उनको कोई सेट सजा दे देंगे जो कि कानून ने लिखी है। ये तो फिर इसके नतीजे में लाशें और जनाजे होंगे। और जो अभी तक हमारी, चाहे इधर कोई वो क्या कहते हैं कमांड सेंटर हो या कुछ भी हो, पूरी दुनिया की एक मिसाल सामने है, वही हमारा कमांड सेंटर होना चाहिए। हमें दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाते हुए देखना चाहिए। आज जापान में
दूसरी वेव हिट की है, इसी बीमारी की दूसरी वेव हिट की है, और उन्होंने इस बीमारी में थोड़ी नरमी की थी, उन्होंने अपना वो दुकानें खोली, मार्केट खोली, और उसके नतीजे में उनको सेकेंड वेव हिट की है। अगर आप तारीख में पढ़े तो जब ये पेंडेमिक आखिरी फैली थी, स्पेनिश फ्लू, तब भी यही हुआ था कि ताफ्तान की तरह एक फ्रांस में एक इस किस्म का ब्रीडिंग ग्राउंड बना दिया गया था जहां लाख मरीज ठूसे गए थे, और उसके बाद वहां से ये फैला था। और वहां जो सेकेंड वेव आई थी वो पहले से इस कदर बुरी और इस कदर खतरनाक थी कि फिर दुनिया की 1/3 आबादी इसका शिकार होकर जो है वो खत्म हो गई। लिहाजा इसको हम अगर इतना, अब देखिए इस वक्त जो भी इत्तेफाक राय है, अभी जो मस्जिदें खोलने का जिस पर डॉक्टर्स जो है वो हमसे इल्तजा कर रहे हैं, लेकिन इससे ये मेरे और आपके और आम लोगों के समझने से ज्यादा डॉक्टर्स के समझने और उनकी राय जो है वो मुकद्दम होनी चाहिए। अब हमें और हुकूमत को इस मौके पे देखिए, लीडरशिप तो इसी तरह है ना, आग से चल के कोयलों पे से गुजर के फिर लीडरशिप सामने जो है वो साबित करनी पड़ती है। इसमें तो फिर जो अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में शिफा फैली और शिफा आम हुई तो भी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त और रियासत मदीना जिम्मेदार हो गई, और अगर लाशें उठी और जनाजे उठे और अफरा तफरी फैली और लोग सड़कों पे आए तो फिर ये भी सोच लें कि फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन या अनस्मार्ट लॉकडाउन होगा, वो भी हुकूमत वक्त ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। कोई उलमा, कोई आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उनके ऊपर आप जिम्मेदारी नहीं डाल सके। ठीक, तलाल साहब, ये पलवेशा साहिबा की भी आपने बात सुनी, लेकिन हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है ना, उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। खान साहब फरमाते हैं कि जनाब कोरोना के मरीजों को बचाते बचाते और उसी तादाद को कम रखते रखते यहाँ पे लोग अगर भूख और अफलास की वजह से मरना शुरू हो गए, गरीब अफराद का क्या होगा? आखिर उनको भी तो हमें बचाना है, मुआशी सरगर्मियों को हमें बढ़ाना तो पड़ेगा ना फिर। देखिए जी खान साहब, अगर हम इस पूरी सिचुएशन का पहले दिन से जायजा लें कि हुकूमत किस तरह इसको देख रही है, इस पे अमल कर रही है या कंडक्ट कर रही है, इस सारी सूरत हाल से, तो सबसे पहले तो हुकूमत डिनाइल में नजर आई। यानी 15 जनवरी को हमें पता चल गया, 15 मार्च तक तो हम डिनाइल में रहे। हमारा ख्याल था कि ये सारी दुनिया में आ गई, हमारे घर नहीं आएगी, अगर आ गई तो ये कुछ नहीं होगा। उसके जब डिनाइल से निकले तो फिर हम कंफ्यूज नजर आए फैसलों में। जो फैसला अभी लॉकडाउन करना है, नहीं करना, कंप्लीट करना है, सॉफ्ट करना है, इसी तरह का कंफ्यूजन नजर आया। फिर उसके बाद जब फैसले हो गए तो फिर हमारी इनकम्पिटेंट नजर आए फैसलों की इंप्लीमेंटेशन में। आप ये देख लें कि किसी फैसले जो इन्होंने किए उन फैसलों पर अमल दरामद लेटर एंड स्पिरिट में नहीं करवा सके। कंपिटेंसी की बड़ी, और उसमें या इनमें पैशन नहीं था या विल नहीं थी, वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। सो गुजारिश ये है, उससे इससे साथ साथ हम ऑन बोर्ड पूरी अपनी सोसाइटी को नहीं ले सके। यानी उल्मा को हमने ऑन बोर्ड होते होते बड़ा लेट कर दिया। हम इसी तरह ताजरान को ऑन बोर्ड अच्छी तरह नहीं ले सके। उसके बाद हमारा जो बाकी तो दूर की बात, ऑपोजिशन को हम ऑन बोर्ड नहीं ले सके। जो अपोजिशन लीडर है उसके लिए हम नित नए रोज वजीर बयान देते हैं, नोटिस भेजते हैं। जो सूबा है अपोजिशन के पास, जिसमें सिंध सबसे ज्यादा, जहां पर ये पहले वायरस शुरू हुआ, उस पे हम अपने वजीरों को कैबिनेट में शाबाश देते हैं कि शाबाश, चढ़ के रहो सिंध हुकूमत पे। तो गुजारिश है, कंसेंसस हमने किसी ऊपर से लेकर नीचे तक इन फैसलों पर किया ही नहीं। तो मेरी अभी भी गुजारिश होगी, लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में तो नाकाम है। लॉकडाउन पार्लियामेंट पर लॉकडाउन जो है वो बड़ा कामयाब जा रहा है। पार्लियामेंट का लॉकडाउन खोले, लोगों को बुलाएं, लोगों की बात सुने, अपने आप को अकले कुल न समझे, और जो फैसले आपने किए उनके असरात इतने अच्छे नहीं आए। तलाल साहब, एक तलाल साहब, एक सवाल यहाँ पे वैसे ही जरा थोड़ा सा हटके आ गया। अभी आपने कहा पार्लियामेंट को खोले, लोगों को वहां पर लेकर आए। सर, लोगों को लाने की बात करते हैं, नून लीग वहां आने की बात करती है, ऑपोजिशन खुद रिक्वेस्ट कर रही है कि वहां पे आए। शहबाज शरीफ साहब को नैब के दफ्तर बुलाया जाता है, वहां जाने से इनकार कर देते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन पार्लियामेंट हाउस आने के लिए तैयार है। देखिए, एक तो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। उसमें तकरीबन 341 अरकान और भी हैं, और पार्लियामान में अगर एसओपीज का ख्याल किया जाए तो उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये बहाना बना देना कि शहबाज साहब वहां नहीं गए तो अब पार्लियामेंट भी हमने नहीं खोल ली। शहबाज साहब तो पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान आके बैठे हुए,
और वो रोज कहते हैं कि मैं हाजिर हूं, मेरी खिदमात का फायदा लें। आप उनकी खिदमात का फायदा लेने की बजाय आपने 2-3 वजीर लगाए हुए जो कि ठट्ठे उड़ाते हैं, और जो उसके बाद अब कोई कहता है जी मैंने तवीज भेजा था तो वो नोटिस बन गया, मैंने दम किया तो वो गिरफ्तारी से बच गए। यानी उनकी एक्सपर्टीज से वो जो डेंगू वाला मामला है और दूसरे मामला में वो इंतहाई एक्सपीरियंस आदमी, वो फायदा लेने की बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। सो लॉकडाउन जो पार्लिमान का है, मेहरबानी फरमा दे, उसमें कोई मेरे अकेले की पार्लिमान नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों की है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट चल रही है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुतासर है यूके है, यूरोप में, वहां पार्लियामेंट रोजाना की बुनियाद पर काम कर रही है। वो कैसे कर रहे हैं? यानी लॉ एनफोर्समेंट के लोग काम कर रहे हो, अस्पताल काम कर रहे हो, अदालतें काम कर रही हो, पार्लियामेंट काम नहीं करेगी। ये क्या लॉजिक हुआ? ठीक है उस्मा साहब, ये पॉलिटिकल चक्कर है बेसिकली। डर लग रहा है हुकूमत को कि ऑपोजिशन जो है काफी शोर मचाएगी, तंकीद होगी हमारे ऊपर, जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर सियासत होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बिल्कुल नजर नहीं आती। और तलाल साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि शाबाशी दी गई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वजीरों को, जनाब कमाल किया आपने सिंध हुकूमत के ऊपर अटैक करके। मंसूर, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ कि जब से इनके लीडर ने वापस आने की जहमत गवारा की है, पहले तो ये 3 महीने पार्टी कर रहे थे लंदन में, अब आ ही गए, तो जब से आए हैं पूरी अपनी पार्टी को और पूरी कौम को डिसइंफॉर्मेशन पे, लोगों को गुमराह करने पे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे इन्होंने लगाया। अब ये तलाल चौधरी साहब की आप पूरी अलिफ से लेके ये तक अभी कॉन्वर्सेशन देखें, सवाए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के और इसमें कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इनको तो ये भी नहीं पता कि जो सबसे बड़ा इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन का प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में, वो इस वक्त जो है वो हमारी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद उसको चेयर कर रहे हैं। इनकी अपनी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, उनके सदर भी वहाँ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठे होते हैं। फिर असद कैसर ने पूरी एक पार्लिमानी कमेटी बुलाई जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके तो अपनी बात भी की, और अब भी वो कमेटी कायम है और उसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। और पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी पूरी ऑपोजिशन के साथ, पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाते, सेशन क्यों नहीं बुलाते, लोगों को फिजिकली बुलाएं वहां पे। देखें, अगर आप समझते हैं कि आप SOPs वहां पे बन सकते हैं तो इसमें कोई, मस्जिदों को अलाउ कर रहे हैं ना, आप मस्जिदों को SOPs के साथ अलाउ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को SOPs के साथ अलाउ कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट को भी SOP के साथ अलाउ करें। देखें, पंजाब असेंबली की तो मैं आपको बात बताती चलूं कि वहां पे तो 371 मेंबरान हैं और बैठने की 200 की भी जगह नहीं है। अच्छा। और जो, जी हाँ बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला के बैठ जाएं तब भी 250 से बंदे वहां पे ज्यादा नहीं आ सकते, बल्कि बाकी बाहर ही खड़े रहते हैं। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने नई जो असेंबली की बिल्डिंग थी उसको शहबाज शरीफ ने आके सर्द खाने में डाल दिया था और वो आज तक नहीं बन सकी, अब दोबारा शुरू हुई है। नेशनल असेंबली का जहां तक ताल्लुक है तो आप देखें, फिर सबकी कोरोना की टेस्टिंग करा लें और सारों को फिर वहां पे आइसोलेशन में भी रहना पड़ेगा, वहां का जो स्टाफ है उसकी भी टेस्टिंग होनी पड़ेगी, आपको गैलरीज अगर शामिल करनी है तो एक बहुत बड़ा SOP आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम सूबे जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में रिप्रेजेंटेड हैं, उनके चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड हैं और उसमें हर सूबे में अलग पार्टी की हुकूमत है, जो बात करनी होती है वो वहां पे हो जाती है। तलाल साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आई नो यू वांट टू रिस्पॉन्ड। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद तलाल साहब के पास जाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ पार्लियामेंट के हवाले से बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जनाब हम वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं होना चाहिए, फिजिकली बुलाएं अगर सबको बुलाना है। और तलाल साहब अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। उस्मा कादर साहब ये फरमा रही थी कि जनाब पूरा एक SOP तैयार करना पड़ेगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, टेस्ट भी करने पड़ेंगे, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो कोई मसला नहीं। इस सिलसिले में तलाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। तलाल साहब प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि कितना कॉलो फेल में तजाद है। यानी हम डॉक्टर्स को और बाकी सारे लोगों को कहते हैं कि फ्रंट फुट पे लड़ो, अपना क्या कहते हैं, इस पे लड़ना है, डरना नहीं है, और खुद हम पार्लियामेंट का इजलास, और अपनी जान हमें कितनी कीमती है वजीरों को और वजीर आजम को कि कहीं लग ना जाए या कुछ हो ना जाए। ओ मेरे भाई, कुछ नहीं होता। अगर लोग जान में खतरे डाल के इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। चले पार्लियामेंट नहीं खोलनी, आपको अगर लगता है उस पार्लियामेंट में, तो फैसल मस्जिद बहुत बड़ी है, फैसल मस्जिद तो खुली हुई है, 6-6 फुट पर अगर खड़े होकर नमाज हो सकती है। तो मेरा ख्याल है अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं तो 16-16 फुट पे पार्लियामेंट का मेंबर खड़ा करे तो फैसल मस्जिद में फिर भी जगह बच जाएगी। तो गुजारिश ये है, किसी तरह
पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, फ्रंट लाइन से इस क्राइसिस को लीड करें और नजर आए कि वाकई हम इस हमारे में विल है, पैशन है और हम करना चाहते हैं। देखिए ना, ये तो इस तरह लगता है जैसे हम डरे बैठे हैं और बिल्कुल लोगों को हम कह रहे हैं कि अपनी जान तक लगा दो और हम अब करना नहीं चाहते। लेकिन तलाल साहब एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि ये वायरस जो है ये कोई गोली बंदूक या बम से नहीं उड़ाया जाएगा, ये एहतियात के साथ ही आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एहतियात का एलिमेंट नहीं आ जाता कि एहतियात ज्यादा जरूरी है? देखिए, एहतियात अपनी जगह, अदालतें चल रही हैं एहतियात के साथ, हॉस्पिटल चल रहे हैं एहतियात के साथ, दुकानें खुल रही हैं एहतियात के साथ, मस्जिदें खुल रही हैं एहतियात के साथ। बाकी तो छोड़े, मैंने एग्जांपल दी है आपको उन मुमालिक की जिन पे खान साहब हमें लेक्चर दिया करते थे, मगरबी जमहूरियत और यूके की पार्लियामेंट तो छुट्टी नहीं कर रही, वो तो रोजाना चल रही है। एसओपी बना लें, कोई शक नहीं, मगर पार्लियामेंट को चलाएं। खुदा के लिए कलेक्टिव विजडम ले, अपने आप को अकले कुल ना समझें। आपकी पूरी जो पिछले 2.5-3 महीने की स्टोरी है वो 3 अल्फाज है, पहले डिनायल, फिर कंफ्यूजन, फिर इनकम्पिटेंस। तो खुदा के लिए ये पाकिस्तान का क्राइसिस है, ये सिर्फ हुकूमत और पीटीआई का क्राइसिस नहीं है। ठीक, पलशा साहबा, ये सारी जो आपने गुफ्तगू सुनी, एक और जो खबर आज आई है वो कराची के ट्रेडर्स से आई है कि वो अब दुकानें खोलने का ऐलान करें, कह रहे हैं 1 रमजान से जो है वो दुकानें खोल दी जाएंगी। सिंध और विफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो उसमें एक बड़ी अजीब बात नजर आती है। जब ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हवाले से जब बात आती है तो वहां से इस तरह लगता है कि बड़ा अच्छा आपस में कॉर्डियल रिलेशन है, सीएम सिंध के साथ भी, प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम का बड़ा अच्छा रिलेशन है। लेकिन उससे जब बाहर आते हैं तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, ऐसा क्यों है? उस कमरे के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, कमरे के बाहर टीवी कैमरास के सामने बड़ी आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चिंगारियां भड़कती है। मंसूर, अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि एक दूसरे को जो है वफाक जो है वो सूबों को अब जो जहां उनकी हुकूमत नहीं है उनको फेल करने के या फेल शुदा दिखाने के लिए अपने चंद वजीर खुले छोड़ देते हैं। और मुझे वो वजीर चूंकि उस नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नहीं बैठते, बाद में वो शाबाश वसूल करते हैं वजीर आजम से इस बात की। और चूंकि आजकल कुछ उतल पुतल काबीना में हो रही है तो वो जहां उन्होंने 10% कहना वो 100% बात करते हैं। अब इस मौके पर अगर कोई कौमी इत्तेफाक राय बनाना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, मुझे आप बता दें। वो जिम्मेदारी वफाक की है, वो जिम्मेदारी वजीर आजम की। दूसरी बात यह है कि आप अभी दिखा रहे थे, एक तो आपने क्लिप दिखाया शुरू में वजीर आजम का, जहाँ वो कह रहे हैं उनको बहुत अफसोस हुआ कि पुलिस डंडे मारी थी। मुझे बताएं, जब डॉक्टर्स को पुलिस ने जानवरों की तरह डंडे मारे बलूचिस्तान में, तब किसी को अफसोस नहीं हुआ कि वो ये हक मांग रहे थे कि उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट दी जाए। और ये जो अभी आप गवर्नर सिंध की आप दिखा रहे थे, मुझे वैसे आपसे भी शिकायत है, हालांकि आज आपकी सालगिरह, आपसे शिकायत नहीं की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर होकर मैं कह दूंगी कि आप गवर्नर सिंध की वो भी आज दिखाइए। एक क्लिप वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जहां वो एक गरीब मस्कीन खातून जिसको वो 12,000 रुपया दे रहे हैं, 12 लाख नहीं दे रहे, 12 करोड़ नहीं दे रहे, उससे पूछ रहे गिनती आती है तुम्हें, गिन सकती हो, गिन के दिखाओ, मुझे बताइए, खुदा का नाम है, ये आपकी जेब का पैसा है जो आप गिनने को कह रहे हैं उसे? ये तरीका है लोगों की इमदाद करने का। इससे पहले आपने देखा इनकी जो वो है फिरदौस साहिबा, उन्होंने किस कदर गंदी गुफ्तगू की एक और खातून के साथ। इससे बेहतर आप उन्हें पैसे न दें, आप एक तो लोगों को बुला के उनको वहां लाइनों में खड़ा करके करीब कोरोना का शिकार करा के फिर उनके साथ इतनी बदतहजीबी आप क्यों नहीं दिखाते? गवर्नर सिंध को मैं ये कहूंगी कि वो उस जगह बैठे जब जिन्ना साहब बैठा करते थे, वो उस कुर्सी का ही कोई ख्याल कर ले। वो अगर खुदा ने उनको वहां पहुंचाई दी है जहां जिन्ना साहब और ऐसी कदावर शख्सियात बैठी थी, तो अल्लाह के हजूर सजदा रेजों पर शुक्र करें, तकब्बर को कम करें, अपनी जबान में नरमी पैदा करें और खुद ये बता दें कि वो औरत गिन सकती है या नहीं। ये तो अलग बात है, शायद न गिन सकती हो, लेकिन आप बता दें आप गवर्नर सिंह की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, आप उर्दू में गवर्नर सिंह लिख के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊं। ये है आपके लीडरान जो छोड़े हुए हैं अवाम पे। आप क्या समझते हैं कि आप अवाम को किस तरीके से साथ लेके जाएंगे इस जंग में? जो दुश्मन देखता ही नहीं कि ये नहीं देखेगा कि पीटीआई का बंदा है या ये नून का, इससे चार्ल्स को भी पकड़ा है तो सऊदी रॉयल फैमिली को भी पकड़ा है, तो गरीब आदमी को भी पकड़ा है। इस मामले में ये वायरस तफरीक नहीं करता,
इस मामले में ये वायरस इंसाफ करता है। अब आपकी बारी है कि आप इंसाफ करें। आपने टाइगर फोर्स बनाई, आपको इतराज हुआ, आपकी दीगर पार्टीज ने कहा। मुझे बताइए, मौलाना साहब ने जब फोर्स बनाई थी उस वक्त आपको बहुत एतराज हुआ था, आपने उस वक्त क्यों इतराज किया मौलाना साहब की फोर्स पे? आपने कहा कि ये तो खिलाफ कानून है। और जो आप बताइए कि जब हमारा एपीएस के वाक़े के बाद इस बात पर एग्री हो चुका था नेशनल एक्शन प्लान में कि कोई भी फोर्स जो है वो नहीं बन सकेगी, या किसी भी सियासी जमात के साथ फोर्स का नाम नहीं लग सकेगा। हमें भी जाला फोर्स दे दें, नून लीग को भी शेर की फोर्स दे दें, हम भी करते हैं, आप अपनी टाइगर फोर्स बनाए रखें। लिहाजा अब इस मामले को जो है आप अपनी सियासत से बालातर होएं। सियासत से बालातर 22 करोड़ लोग जो है, या आपके गले की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत मदीना बनाने की आपने बात की है, और रियासत मदीना में दजला के किनारे, फरात के किनारे कुत्ता भी मरता था तो अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी थी। ठीक, हम तो 22 करोड़ इंसान है। लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं जानता हूं उस्मा कारदार साहब इस सारी बात का जवाब देना चाहती हैं कि आखिर अगर ये फोर्स बनाई गई थी, ये फोर्स है किधर? ये फोर्स अब तक काम क्यों नहीं कर रही है? ऑन ग्राउंड अब तक नजर क्यों नहीं आ रही है? और अगर इसको इजाजत है काम करने की, तो परवेश साहबा ये कहती हैं कि फिर बाकी सियासी जमातों को भी अलाउ कर दें कि वो भी इस तरह की फोर्सेस बनाना शुरू कर दें। बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले परवेश खान साहबा बता रही थी कि किस हद तक ये मामला सीरियस है, लेकिन अब तक की सारी गुफ्तगू के बाद मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि आपस में ये तमाम सियासी जमातों के अंदर कोऑर्डिनेशन की किस हद तक कमी है। अगर सिंध एक सख्त तरीन लॉकडाउन की तरफ जाना चाहती है तो वफाक के वजीरों की जानिब से जब उनके ऊपर तनकीद होती है तो लोगों के अंदर भी जो है वो एक गम गुस्सा निकलता है कि हाँ, हमें बाहर निकलने दिया जाना चाहिए, हमें क्यों बंद करके रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर एक जगह पे लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं और हुकूमत उन्हें इजाजत भी दे रही है, तो सिंध से ताल्लुक रखने वाले या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो ये बार बार ये कहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा है गलत है। एक कंफ्यूजन का माहौल नजर आ रहा है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ग्राफ है ये सबसे खतरनाक है। इसका ताल्लुक जो है वो किसी सियासी ये मैं दिखा सकता हूं जी, ये ग्राफ ये देख सकते हैं आप सिर्फ इस ग्राफ को देख के आइडिया लगाइए कि मामला किस हद तक संगीन होता जा रहा है। और हम तमाम ये जो सियासी जमातें और सियासी रहनुमा हैं ये आपस में इसी तरह ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इनके ख्याल में शायद अभी भी आपस में इकट्ठे बैठना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह ही चलता रहेगा उस्मा साहब। ये जरा ग्राफ ये देख लीजिए, ये किस तरह ये 26 मार्च से वो शुरू होता है और जरा रोज होने वाले केसेस की तादाद देखें। आपको इसको देख के खौफ आता है कि क्या होने जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये तादाद बढ़ती जा रही है और हम अभी भी एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानात देने से बाज नहीं आ रहे। उस्मा साहब बिल्कुल मंसूर, मेरे ख्याल में ये वो वक्त नहीं, ये जाने बचाने का वक्त है, जिसकी वजह से जब कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं तो उसमें तमाम सूबे रिप्रेजेंटेड होते हैं, इकट्ठे मिलके वो डिसीजंस लेते हैं। ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ताजरों के साथ आ रहा है, वो मैं आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ताजरों की सुन रही थी कि वो पिछले 3-4 दिन से वो सिंध हुकूमत को कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमें SOPs बना दें और हम वो पूरे SOPs जो हैं आपके फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ तो करें, और अगर आपने नहीं किया तो फिर हम जबरदस्ती पहले रमजान को खोल देंगे। तो सिंध हुकूमत आज वो देखिए, एक खजूर मार्केट थी, वहां लोग भरे हुए थे, ना वहां पे कोई पुलिस थी ना कोई इंतजामिया था कराची में। तो ऐसी बातें बनाए कोई हम तो दुकानें खोलने के लिए कोई SOP बिल्कुल बगैर SOP के तो कोई दुकान खुलने की इजाजत है ही नहीं, और जो नहीं फॉलो करते हैं तो उनके लिए फिर सख्त जो है उसका कानून हरकत में आता है। ये पलवशा साहिबा की दुख भरी दास्तान जो सुनी है, थोड़ा सा मुझे उसका जवाब दे लेने दें। पलवशा साहिबा को मैं याद दिलाती चलाऊं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में 8 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने शब खून किया, गरीबों के हक पे डाके डाले। ऐसे लोग जिनके 30-30 हजार इनकम थी, जो कि बाहर, जिनके पास नौकरियां थी, जिनके पास गाड़ियां थी, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट से सपोर्ट ले रहे थे। झूठ है। और दूसरे अब जब प्राइम मिनिस्टर की जो ये कफालत प्रोग्राम है, वहां पे आप देखें सिंध में क्या हो रहा है कि 12 की जगह किसी को 11 दे रहे हैं, किसी को 5, किसी को 7। अच्छा, फिर उसके बाद हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके चीफ जस्टिस इनसे पूछ रहे हैं कि बताएं कि वो 1 अरब का जो आपने वज़ीर आज़म ने कितना डोनेट किया, खुद वज़ीर
वजीर आजम ने जो डोनेट किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि आप सिंध में इस वक्त क्या कर रहे हैं। 1 अरब की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने अगर राशन बांटा है तो वो सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक बांटने की क्या जरूरत थी? वहां कौन सी वो इनविजिबल, वहां कौन सी इनविजिबल? हमारी देखें, हमने पंजाब असेंबली में हमारी पूरी 1 महीने की इस अप्रैल की, हमारी अप्रैल की जो सैलरी है वो सारी डोनेशन में जा चुकी है, वो जा चुकी है डोनेशन में। और उसके अलावा हम जो जाती तौर पे कर रहे हैं वो हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान है। पल्लू साहब वो कह रही हैं कि हम भी कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मुझे जरा प्लीज पूछने दें। देखें, वह वजीर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है। एक फौज सफर मौज है आपके वजीरों की, आपके बशीर की। अच्छा, दूसरे को ये बताते चले कि कैबिनेट की मीटिंग 2 या 3 दफा हफ्ते में हो रही है, तो ये गम ना खाएं, फिक्र ना करें, सारी कैबिनेट जो है वो काम इस वक्त कर रही है। आपको मैं बताऊं, ये जो कमेटी है कोरोना पे, ये भी आपसे पैसे ले रही है। इस मौके पर भी ये तनख्वाह आप पहले हिसाब देना कि 2.5 अरब इनको जो खाने का राशन देना था 2.5 अरब का, तो उसका हिसाब किताब दे देना सारों को। आउटडेटेड जो है पत्ती दे रहे हैं, एक्सपायर्ड पत्ती लोगों को दे रहे हैं। अब ये अंदाजा है। मुझे इजाजत दीजिए। माल अपना मंसूर, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये है इस वजीर आजम का मोटो। अपनी जेब से एक थैला नहीं निकालना और दूसरों को कहना के दो। फिलहाल चौधरी साहब, पुलिस साहब, उस्मा कादा साहब, बहुत शुक्रिया। आप खुदा के लिए